समय थम जाता है। आग, मलबा, आवाजें सब स्थिर हो जाते हैं। वोल्टरमाइम ये देख लेता है और आतंक उसके दिल को जकड़ लेता है। लोगन आकाश से उतरता है, एक चमकते तारे की तरह, उसका पूरा अस्तित्व ब्रिलियंस से दमकता हुआ। उसकी तलवार पवित्र ऑरा से जल उठती है, अंधेरे युद्ध भूमि को रोशन करते हुए। वो स्वॉर्ड मास्टर का रियल्म छू चुका था। लोगन वो तकनीक करता है जिसके लिए वो वर्षों से लड़ रहा था। डिवाइन स्वॉर्ड, फोर्थ फॉर्म ब्लेजिंग हीट स्लैश। वार वोल्टरमाइम पर गिरता है, पवित्र अग्नि से भरा हुआ। वोल्टरमाइम जलने लगता है, उसका आर्मोर पिघलता है, उसकी ऑरा निगल ली जाती है, उसका शरीर पवित्र अग्नि में भस्म हो जाता है और आखिर में एक विशाल विस्फोट युद्ध भूमि को रोशन कर देता है और एक नए मास्टर के उदय की घोषणा करता है। दुनिया एक चकाचौंध कर देने वाली आग में घुल जाती है जब वोल्टरमाइम पर डिवाइन स्वॉर्ड लगता है। झुलसती गर्मी में वो तड़प उठता है, उसके होश ऐसे ताप से भर जाते हैं जो आग से ज्यादा किसी देवता का क्रोध लगता है। जैसे उसकी त्वचा जलती है और नजरें नारंगी और सफेद अफरातफरी में धुंधली पड़ती जाती है। उसके दिमाग में बस एक हताश सवाल उभरता है, अभी क्या हुआ? घटनाएं उसके दिमाग में ठीक से बैठ ही नहीं रही। लोगन उसके ऊपर कब पहुंचा? एक पल पहले तो वोल्टरमाइम पूरी तरह कंट्रोल में था और पलक झपकते ही वो लड़का उसके ऊपर हवा में पहुंचकर विनाश बरसा रहा था। और तभी उसे एक डरावना एहसास होता है, जलती हुई गर्मी के बीच एक ठंडी सिहरन जैसी। उसकी ऑरा उस कमजोर से लड़के की ताकत से हार क्यों रही है? तलवार का उस्ताद वोल्टरमाइम महसूस करता है कि उसकी अपनी शक्ति जैसे टूट रही है। उस वार की भयानक ताकत और घनत्व के नीचे निगलती जा रही है। जब बड़ा विस्फोट होता है, उसका असर इतना भयंकर है कि मकलेन रैम्पर्ट से भी साफ दिखता है। मना और मलबे का एक विशाल मशरूम क्लाउड आकाश में उठता है, जमीन हिला देता है। रेनियन, लोगन का छोटा भाई, दूर होते धमाके को कांपती आंखों से देखता है और भाई की चिंता में डूब जाता है। उसकी उंगलियां रैम्पर्ट की पत्थर की रेलिंग पकड़ते करते सफेद हो जाती है। वही बेचैनी लोगन की फियांसे दिलीने को भी घेर लेती है। उठते धुएं को देखते हुए उसका दिल पसलियों से टकरा रहा है। वो सिर्फ यही दुआ कर रही है कि जिस आदमी से वो प्यार करती है वो अपने दुश्मन के साथ खुद को भी राख न कर बैठा हो। गड्ढे के बीच में धूल धीरे धीरे बैठती है। डिवाइन स्किल की आग शांत होने के बाद लोगन अंगारों के बीच खड़ा है। उसकी सांसें भारी चल रही है। वो हालात को तेजी से समझता है। टाइमिंग परफेक्ट थी। वो अपनी तलवार लक्स की स्पेशल एबिलिटी टाइम एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। ये एक स्किल है जिसे वो बार बार नहीं चला सकता। ये उसके शरीर और तलवार दोनों पर भारी पड़ता है, इसलिए उसने इसे लड़ाई के बिल्कुल आखिरी पल तक बचा कर रखा था। उसने इसे डिवाइन स्वॉर्ड के चौथे फॉर्म स्कॉचिंग स्लैश के साथ मिलाया, एक टेक्निक जो उसे अपनी स्पीड 3 गुना कर देती है और ऑरा को ऐसे चीर देती है जैसे कागज हो। ऐसी जबरदस्त कॉम्बो के बाद जॉर्डन वोल्टरमाइम, जो ब्लेजिंग स्वॉर्ड के नाम से मशहूर है, भी इससे बच नहीं सकता था। जब धुआं पूरी तरह छंट जाता है, ब्लेजिंग स्वॉर्ड अपनी आखिरी सांसों पर है। उसकी आर्मोर चकनाचूर, उसका शरीर टूटा हुआ। लोगन उसकी ओर बढ़ता है। उसका साया गिरे हुए योद्धा पर लंबा और डरावना पड़ता है, एक ठंडी जीत की छवि। वो नीचे देखकर बस इतना कहता है कि वो हार गया। वोल्टरमाइम लोगन को बेहस नजरों से देखता है। उसकी आंखों की आग बुझ चुकी थी। मौत की खामोशी लेती खालीपन बचा था। फिर भी मरते मरते उसकी अकड़ बाकी है। खून से भरी भारी आवाज में वो ताना मारता है, हाँ, लोगन ने फर्स्ट प्रिंस को गिरा दिया और सेकंड प्रिंस भी उसके बिना जल्द ही गिर जाएगा। वो लोगन की खौफनाक एफिशिएंसी मानता है। वो मानता है कि लोगन सच में थर्ड प्रिंस को सिंहासन पर बैठाने में कामयाब रहा, एक ऐसा काम जिसे कोई मुमकिन नहीं मानता था। वो मानता है कि लोगन सच में स्वॉर्ड ड्यूक का स्टूडेंट है। उसकी ताकत में वो झलक साफ दिखती है। लेकिन फिर वो धीरे से फुसफुसाता है कि सब कुछ लोगन की मर्जी से नहीं चलेगा। एक कड़वी सी खांसी के साथ वो पूछता है, उस यंग प्रिंस की सुनने वाला कौन है? इशारा साफ था, राजनीतिक तूफान अभी खत्म नहीं हुआ और अपने शब्दों के पीछे अंदर ही अंदर वो लोगन से डरता भी है। उसने उस राक्षस की झलक देखी है जो उस नौजवान लॉर्ड की त्वचा के नीचे छिपा है। लोगन कुछ पल चुप रहता है, मरते आदमी की बातें सोचता है। न वो उसे दिलासा देता है, न बहस करता है। वो अपनी तलवार मजबूती से पकड़ता है। लेदर उसकी पकड़ में खड़खड़ाता है।
और पूछता है, क्या ये उसके आखिरी शब्द है? अब तक वोल्टरमाइम लगभग मौत के दरवाजे पर खड़ा है। उसकी सांसें बेहद हल्की हो चुकी है। गले में बस एक सी आवाज बची है। वो ऊपर लोगन की तरफ देखता है, जो उसके लिए आसमान की रोशनी ढक रहा है। फिर वो अपनी आखिरी गाली देता है। लोगन को बास्टर्ड कहता है और कहता है कि जरा हट जाओ, उसे सूरज दिखाई नहीं दे रहा। उसकी आखिरी झलक रोशनी होनी चाहिए, अपने कातिल का चेहरा नहीं। और इस दुखद नजारे में लोगन उसे मौत की दया दे देता है। वो आखिरी वार करता है। उसकी तलवार वोल्टरमाइम के बची खुची जिंदगी का धागा काट देती है। जॉर्डन वोल्टरमाइम, ब्लेजिंग स्वॉर्ड, हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उधर रैम्पर्ट पर लड़ाई अब भी उफान पर है। चारों तरफ स्टील की टकराहट और चीखें गूंज रही है। एक विशाल बेरहम गोलम लगातार दुश्मन सैनिकों का कत्ल कर रहा है। उसके पत्थर जैसे हाथ इतनी भयानक ताकत से घूमते हैं कि आर्मोर और हड्डियां दोनों चूर हो जाती है। एक सैनिक अपने गिरे साथियों को देखकर यकीन नहीं कर पाता कि उस गोलम ने एक साथ 3 नाइट्स को मार गिराया। ये तो युद्ध की सारी समझ को चुनौती देता है। मनोबल टूटता देख एक और सैनिक चिल्लाता है कि डरने की जरूरत नहीं, गोलम का मना स्टोन उसकी कमजोरी है, बस को ढूंढकर तोड़ दो तो राक्षस रुक जाएगा। लेकिन दूसरा सैनिक डर से कांपती आवाज में बोलता है, लेकिन उस गोलम में मना स्टोन है ही नहीं। ये समझते ही सबके होश उड़ जाते हैं। बिना कोर वाला गोलम मतलब कोई कमजोरी नहीं। सैनिक इस असंभव बात पर सोच ही रहा था कि गोलम अपनी भारी देह मोड़कर उसे ध्वस्त कर देता है। उसका शरीर दूर बैटलफील्ड में उछल कर गिरता है। ऊपर एक वांटेज पॉइंट से सर क्लेटन ये नजारा देखकर रोमांच में पूछता है, देखा देखा ये सब? उसकी आंखें गर्व से चमकती है, एक निर्माता का गर्व। वो समझाता है कि ये समन गोलेम है, बनाया हुआ नहीं। ये है 6th सर्कल मेज की ताकत। फिर वो अपना स्टाफ उठाता है और जितने भी गोलेम्स उसने समन किए थे सबको छोड़ देता है। जमीन कांपती है जैसे और पत्थरों के दैत्य धरती से उठ रहे हों। अब दुश्मन सैनिक सर क्लेटन और उसकी सेना जैसे गोलम से पूरी तरह दहशत में है। उन्हें लग रहा है वे किसी प्राकृतिक आपदा से लड़ रहे हैं। वे वही जम गए हैं, सामने खड़ी ताकत के सामने हिल तक नहीं पा रहे। इस अफरातफरी के बीच दिलीने मैदान में एक घातक खूबसूरती के साथ आगे बढ़ रही है। एक पल में वो एक दुश्मन सैनिक के पीछे पहुंचती है और एक चमक उसकी तलवार चलती है। वो आदमी मर जाता है इससे पहले कि समझे वो वहां थी भी। दिलीने महसूस करती है कि स्वॉर्ड ड्यूक के आगमन से दुश्मन का हौसला टूट चुका है और पासा पलट रहा है। लेकिन उसके विचार तो लोगन पर अटके हैं। वो सोचती है, अगर यंग मास्टर लोगन बस सुरक्षित लौट आए तो बस यही सबसे बड़ी जीत होगी। उसका दिल उसकी लड़ाई की अनिश्चितता से कस रहा है। इसी चिंता में खोई दिलीने को पता नहीं चलता कि एक दुश्मन सैनिक धीरे धीरे उसके पीछे आ रहा है। वो अपने हथियार को कसकर पकड़ता है। उसकी नजरें लालची होकर दिलीने की आर्मोर और उसकी फाइन स्वॉर्ड पर टिकती है। उसे लगता है वो मकलेन की कोई एलीट ऑफिसर होगी और लालच उसकी अक्ल पर भारी पड़ जाता है। वो सोचता है उसका सिर काटकर अच्छा इनाम मिल जाएगा। होंठ चाटते हुए वो सोने की कल्पनाएं करता है। सैनिक जैसे ही आगे बढ़ने वाला होता है, आसान शिकार समझकर उसके ऊपर एक साया गिरता है। अचानक लोगन आ जाता है और एक जोरदार कदम से उस सैनिक को कुचल देता है। सैनिक मुंह के बल जमीन पर जा गिरता है, वही पिन हो जाता है। लोगन उसके ऊपर खड़ा है, हाथ में एक भयानक ट्रॉफी, ब्लेजिंग स्वॉर्ड का कट हुआ सिर एक बैग में बंद। वो सैनिक को ऐसे कुचल देता है जैसे कोई छोटा मोटा कीड़ा हो, एक तरह से मजाकिया दृश्य। लोगन नीचे देखता है, अपने जूते के नीचे हिलते डुलते इंसान को, और हैरान होकर सोचता है ये क्या था। धुएं के बीच से लोगन को उभरते देख दिलीने का चेहरा तुरंत चमक उठता है। दिलीने के चेहरे से चिंता गायब हो जाती है। उसकी जगह बस खुशियां भर जाती है और वो तेजी से लोगन की तरफ भागती है। उसे सुरक्षित देखकर उसके कंधे ढीले पड़ जाते हैं, जैसे शरीर से सारा तनाव निकल गया हो। लोगन भी उसे देखकर नरम पड़ जाता है और कहता है कि अच्छा है, वो भी बिल्कुल ठीक है। पीछे लोगन के जूते के नीचे वो बेचारा दुश्मन सैनिक पड़ा हुआ है, जिसे लगा था बड़ी इनाम की उम्मीद है। अब कीचड़ में पिचका हुआ, बिल्कुल भुला दिया गया। दिलीने एक लंबी भारी सांस छोड़ती है, जैसे सारी घुटी हुई घबराहट बाहर निकल गई हो। वो कहती है कि उसे यहाँ से पूरा जंगल फटता हुआ दिख रहा था।
धमाका इतना बड़ा था कि उसने सबसे बुरा सोचना शुरू कर दिया था। वो मानती है कि बस देखती रहने से, कुछ कर न पाने की हालत में वो पागल सी हो रही थी। फिर उसे एहसास होता है कि वो ज्यादा ही भावुक होकर बोल रही है और थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है। वो खुद को संभालने की कोशिश करती है और लोगन से पूछती है कि कहीं वो पिछली बार की तरह फिर गिर तो नहीं गया, कालिया वाले लड़ाई की तरफ इशारा करते हुए, जिसमें लोगन बुरी तरह घायल हुआ था। लेकिन दिली ने अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही लोगन धीरे से उसे रोकता है। वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम काफी परेशान हुई होगी, है ना? लोगन की अचानक कही बात, जो सच पर सीधा वार करती है, ने डेम दिलेने के गालों को लाल कर दिया। उसका चेहरा इतना लाल पड़ जाता है कि मैदान पर फैला खून भी फीका लगे। वो घबरा जाती है, हकलाती है और पीछे हटने की कोशिश में बेतुकी बातें बोलने लगती है। वो कहती है कि मतलब, हाँ, चिंता की थी, पर इतना भी नहीं कि तुम ऐसे कहो। वो बुरी तरह कोशिश कर रही है अपनी नाइट वाली डिग्निटी बचाने की। फिर बड़बड़ाने लगती है कि पिछली बार सभी परेशान थे, वो भी बाकी सैनिकों जैसी ही थी, वगैरह। लेकिन लोगन उसकी बातों के बीच मुस्कुराता है, एक गर्म, सच्ची मुस्कान जो उसकी आंखों तक पहुंची हुई है। वो कहता है, थैंक्स, मुझ पर भरोसा करने के लिए। अब तो दिली ने लगभग रो ही पड़ती है। लड़ाई का तनाव और राहत उसे भारी पड़ रहे हैं, पर वो आंसू रोक लेती है, नाक सिकोड़ते हुए कहती है, ऐसे कैजुअली मत कहो, दिल पर वार हो जाता है। लोगन सिर हिलाता है और कहता है कि वो कुछ प्लान करेगा, शायद एक डेट या फिर इस सब के बाद ठीक से बात। लेकिन उससे पहले उसका चेहरा फिर गंभीर हो जाता है। उन्हें ये जंग खत्म करनी है। लोगन उससे हटकर किले की दीवार पर चढ़ता है। वो नीचे युद्ध के हाहाकार को देखता है, फिर एक गहरी सांस लेता है और ऑरा से भरी हुई आवाज में गरजता है, सुनो, मकलेन की धरती पर खड़े हर एक व्यक्ति, मैं लोगन मकलेन ने रियरडर वॉन ग्रैंडिया, पहले प्रिंस एंड ब्लेजिंग स्वॉर्ड जॉर्डन वॉल्टरमाइम के सर ले लिए हैं। वो खून से सना हुआ बैग सबको दिखाने के लिए ऊपर उठाता है। लोगन की घोषणा सुनकर दुश्मन कमांडर डगलस, लूथर और विकन जड़ हो जाते हैं। उनके चेहरों का रंग उड़ जाता है, खासकर डगलस, जिसे लोगन के बैग से टपकता खून दिखता है। वो डर से सूख जाता है। हकीकत उसके ऊपर पहाड़ की तरह गिरती है। लोगन अपनी घोषणा जारी रखता है। उनकी कॉलिशन नाकाम हो चुकी है और वो उन्हें आदेश देता है कि लड़ाई छोड़ दें। सैनिकों को यकीन ही नहीं होता कि वे हार गए। खबर सेना में लहर की तरह फैल जाती है। एक सैनिक तो बिल्कुल टूट जाता है। वो हथियार पकड़कर कांपने लगता है और दांत भींचते हुए गरजता है, नहीं, असंभव, हमारे लॉर्ड जैसे ऑरा यूजर को एक बच्चे ने कैसे हरा दिया? नो वे। उसे मानना ही नहीं कि लेजेंडरी ब्लेजिंग स्वॉर्ड एक लड़के के हाथों गिर गया। लेकिन तभी एक भयानक ब्लेड फोर्स सब पर हावी हो जाता है। हवा भारी हो जाती है, सांस लेना मुश्किल। स्वॉर्ड ड्यूक आगे बढ़ता है। उसकी मौजूदगी बैटलफील्ड पर किसी दानव जैसी छाया डाल देती है। वो ऐलान करता है, जो हार नहीं मानता वो मेरे पास आ जाए, मैं खुद निपट लूंगा। ड्यूक की दहशत भरी ऑरा में सैनिक टिक ही नहीं पाते। उनकी हिम्मत टूट जाती है। एक एक कर हथियार गिराते जाते हैं। आत्मसमर्पण की आवाजें उठती है। हाउस फ्रैक्टल अब और नहीं लड़ेगा। हाउस रॉवन भी हार मान लेता है। फिर हाउस एंथनी भी ऐलान करता है कि वे अपने हथियार डाल रहे हैं। कुछ ही सेकंड में पूरी कॉलिशन बिखर जाती है। अब डगलस मैदान में अकेला खड़ा है, एक बेवकूफ की तरह। चारों तरफ आत्मसमर्पण करते सैनिक। वो एक घबराई, आधी पागल हंसी हंसता है और सोचता है, कितना हास्यास्पद। सब कुछ तबाह हो गया, और वो भी सिर्फ लोगन मकलेन की वजह से। उसे समझ ही नहीं आता कि एक लड़के ने उनकी पूरी योजना कैसे तहस-नहस कर दी। तभी स्वॉर्ड ड्यूक अपनी नजर डगलस की तरफ करता है और पूछता है, और वो क्या ये लड़ाई जारी रखना चाहता है? डगलस कुछ पल सोचता है, अपने ऑड्स गिनता है और महसूस करता है कि उसके चांस शून्य है। वो अपना स्टाफ गिरा देता है। लकड़ी पत्थरों पर टकराकर गूंजती है और कहता है कि वो सरेंडर करता है। कालिया और लूथर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उनका लीडर हार मान रहा है। लूथर चिल्लाता है, इसमें जरा भी शर्म नहीं है क्या? जैसे ही वो स्पेल जो डगलस ने ड्यूक पर डाला था, जो उसे बांधे हुए था, खत्म होता है, ड्यूक उसकी तरफ देखता है। ड्यूक बस कहता है, अच्छा फैसला है। और उसी पल, बिना किसी चेतावनी के,
स्वॉर्ड ड्यूक अचानक कालिया और लूथर पर टूट पड़ता है। वो बिजली की तरह तेज चलता है, भयानक ब्लेड फोर्स छोड़ते हुए। वो दोनों को एक ही झटके में बेहोश कर देता है, या तो तलवार की सपाट साइड से या सिर्फ अपनी प्रेशर ऑरा से। उनके गिरे शरीरों के ऊपर खड़े होकर ड्यूक आराम से कहता है, इन दोनों बच्चों को थोड़ी नींद चाहिए थी। डगलस ये देखकर कांप जाता है, उसकी आंखें फैल जाती है। वो समझ नहीं पाता कि ये बूढ़ा राक्षस स्पेल हटते ही 2 ऑरा यूजर्स को पलक झपकते कैसे गिरा गया। ये पावर गैप तो किसी भी उम्मीद से बाहर है। डगलस धीरे धीरे बैटलफील्ड से पीछे हटने लगता है। उसके दिमाग में बस यही है, अभी भाग जाता हूं और किसी और दिन लौटकर लोगन मकलेन से बदला लूंगा। कम से कम कभी न कभी उसकी बदले की आग जल उठेगी। लेकिन डगलस ये सोच ही रहा होता है कि स्वॉर्ड ड्यूक उसे रोक देता है। ड्यूक की आवाज बर्फ जैसी ठंडी, सरेंडर। उसके लहजे में एक तरह का मजाक छुपा है। डगलस जम जाता है, उसे समझ नहीं आता। वो सरेंडर कर चुका है तो अब क्या? ड्यूक और करीब आता है। वो कहता है कि उसे हमेशा डगलस के चेहरे से सब समझ आ जाता था। उसकी दगाबाजी, कोई असली पछतावा नहीं, और आगे चलकर लोगन को नुकसान पहुंचाने की नीयत, सब उसके चेहरे पर लिखा था। ड्यूक अपनी तलवार उठाता है, उसका तेज चमकता है। वो कहता है कि उसने कभी नहीं चाहा कि डगलस और जॉर्डन जीवित रहें। डगलस दया की भीख मांगने के लिए मुंह खोलता ही है कि ड्यूक एक धारदार, साफ मोशन में उसका सिर उड़ा देता है। सिर गिरते हुए ड्यूक कहता है, नरक में मिलते हैं। इस कठोर एग्जीक्यूशन के साथ जंग खत्म हो जाती है। मकलेन की धरती पर जीत की खामोशी उतर आती है। लोगन अपने मास्टर की तरफ भागता है। वो पुकारता है, मास्टर, लगभग रोते हुए, सारी भावनाओं से भरा। मास्टर, आप आ गए। वो फिर से एक बच्चा बन जाता है, मेंटोर की स्वीकृति चाहता हुआ। स्वॉर्ड ड्यूक भी अपने डिसाइपल को जिंदा देखकर खुश होता है। उसके होंठों पर थोड़ी मुस्कान आती है, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक वो लोगन के सिर पर एक तेज थैक मारता है। वो बड़बड़ाता है कि ये लड़का उसे एक दिन हर्निया दे देगा। फिर अपनी ठुड्डी सहलाते हुए ड्यूक पूछता है, अब क्या करेंगे? मास्टर की चपत से उबरते हुए लोगन अपना सिर मलता है, फिर सीधा होकर खड़ा होता है। उसकी एक्सप्रेशन फिर से लीडर वाली हो जाती है। वो कहता है कि वो अपनी फोर्सेस मोबिलाइज करेगा और सेकंड प्रिंस को ढूंढेगा। फिर वो कैपिटल की तरफ बढ़ेगा। ड्यूक थोड़ा चौंक जाता है। ये काफी एम्बिशियस प्लान है। लोगन गंभीर नजर से क्षितिज की तरफ देखता है और कहता है, इस सिविल वॉर को हमेशा के लिए समाप्त करना होगा। लड़ाई खत्म होने के बाद लोगन राजधानी शहर ग्रैंड की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वो गेट पर पहुंचता है, वहां कोई उसका इंतजार कर रहा होता है, उसका ससुर। वो लोगन को बताता है कि उसे उसकी जीत की खबर 4 दिन पहले ही मिल गई थी। लोगन घोड़े से उतरता है। वहां मिलने के लिए वो उसे धन्यवाद देता है। लोगन को देखकर काउंट फ्लॉयड मुस्कुराता है। पीछे खड़ी आइलीन शर्मा जाती है। रैन उस पर हंसता है और विक्टर को कुछ भी समझ नहीं आता। काउंट फ्लॉयड लोगन से कहता है कि उसकी कहानी राजधानी में फैल चुकी है, इसलिए अब वहां शाही गार्ड्स भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। लोगन कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, जो कुछ बचा है उसे निपटाने के लिए। आखिरकार लोगन ग्रैंडिया रेजिडेंस पहुंच जाता है। ऊपर देखते हुए वो कहता है कि किंगडम की सिविल वॉर रिग्रेशन के बाद से उसके लिए सबसे बड़ी रुकावट थी, और अब मलेन्स ने उस रुकावट को पार कर लिया है। पिछले 3 सालों में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन फिर भी लोगन इस जीत से लापरवाह नहीं हो सकता। अभी एक और बड़ी बाधा बाकी है, एम्पायर की कॉन्क्वेस्ट वॉर्स। वही आखिरी कील जो इस सड़ी हुई सिविल वॉर किंगडम को और उन लोगों को खत्म करेगी जिनसे लोगन अपनी मौत तक लड़ता रहा था। लोगन को याद आता है कि एम्पायर के खिलाफ जंग में उसके पिता बहुत जल्दी मारे गए थे, और रैन, जो एक ऑरा यूजर था, फ्रंट लाइन पर एम्पायर के हाथों पकड़ा गया और मार दिया गया। उस वक्त राजा ने रैन को सिर्फ डिस्ट्रैक्शन की तरह इस्तेमाल किया था, खुद भागने के लिए। लोगन कहता है कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। उसकी यादों के मुताबिक एम्पायर के खिलाफ युद्ध 6 से 7 साल में शुरू होगा। लेकिन लोगन सोचता है कि अब किंगडम का फ्यूचर काफी बदल चुका है। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ उसके पास आता है और बताता है कि वो रॉयल नाइट्स का कमांडर है और उसने लोगन के बारे में बहुत कहानियां सुनी हैं। लोगन सोचता है कि वो ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि टाइमलाइन में आए बदलाव फ्यूचर पर क्या असर डालेंगे, इसलिए उसे हर हाल में तैयार रहना होगा।
लोगन कमांडर से कहता है कि किंग रॉजर से मिलने से पहले वो बचे हुए किसी भी ट्रेटर की तलाशी लेना चाहता है। वो कमांडर से सहयोग की उम्मीद भी जताता है। तभी कोई चिल्लाने लगता है कि उसे छोड़ दिया जाए। वो आदमी लोगन से पूछता है कि क्या वो जानता है कि वो कौन है और क्या उसे उसके ऊपर हाउस डगलस का क्रेस्ट दिख रहा है। एक और बंधा हुआ आदमी कहता है कि वो रोरेन वॉल्टराइन है, लॉर्ड जॉर्डन वैल्टरमाइन का तीसरा पोता, और लोगन को हुक्म देता है कि उसे छोड़ दिया जाए। लेकिन लोगन के चेहरे पर घिन साफ दिखती है। लड़ाई की खबर 3 दिन पहले ही यहाँ पहुंच चुकी थी, इसलिए उसे लगा था कि इसमें शामिल लोग कब के भाग चुके होंगे। शायद उन्हें लगा होगा कि उन्हें कुछ नहीं होगा। कमांडर लोगन की तरफ मुड़कर बताता है कि ये सभी शामिल लोग यही हैं। लेकिन काउंट टैलोस और वुल्व्स के रेजिडेंस खाली मिले। उसे शक है कि वो भाग चुके हैं। लोगन रीना के बारे में सोचता है और कहता है कि शाय फॉक्स वहां रुकी होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर लोगन कमांडर को हुक्म देता है, सबको मार दो। ये सुनते ही सब अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगते हैं। अचानक लोगन को लॉर्ड कहकर बुलाने लगते हैं और अपने सारे टाइटल्स भूल जाते हैं। कुछ सोल्जर्स भी ऐसा करने से हिचकिचाते हैं, लेकिन उनकी गिड़गिड़ाहट लोगन के लिए बेकार है। उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और फिर कत्लेआम शुरू हो जाता है। इसके बाद लोगन किसी से पूछता है कि क्या काम पूरा हो गया। विक्टर बताता है कि हाँ, और बिट्रेस के सारे ब्लड रिलेटिव्स भी अब मर चुके हैं। लोगन विक्टर से कहता है कि अगला टारगेट रॉयल पैलेस है। विक्टर को समझ नहीं आता कि लोगन क्या कहना चाहता है। लोगन कमांडर और काउंट फ्लॉयड से कहता है कि फर्स्ट और सेकंड प्रिंस को उनके बच्चों के साथ यहां लाया जाए। साथ ही जो पुराने एरिस्टोक्रेट्स रॉयल पैलेस का इस्तेमाल छुपने के लिए कर रहे हैं, उन्हें भी नीचे लाया जाए। काउंट फ्लॉयड पूछता है कि क्या ये सच में ठीक है और क्या इस बारे में स्वॉर्ड ड्यूक से बात हुई है। लोगन कहता है कि ये जरूरी है और सारी जिम्मेदारी वो खुद उठाएगा। ये सुनकर रॉयल नाइट्स का कमांडर यकीन नहीं कर पाता कि वो रॉयल फैमिली को मारने जा रहा है और कहता है कि लोगन सच में जो मन करता है वही करता है। लेकिन लोगन सोचता है कि अब इसके साथ ही रॉजर वॉन ग्रैंडिया यानी थर्ड प्रिंस से अलग जितनी भी रॉयल ब्लड लाइन्स थी वो सब खत्म हो चुकी है। फिर भी जो सेकंड प्रिंस अभी तक नहीं मिला है वो लोगन को खटकता है, मगर वो जानता है कि उसे ढूंढना अब सिर्फ वक्त की बात है। इसलिए एम्पायर को रोकने की तैयारियां अब से ही शुरू हो जाती है। अगले दिन लोगन एस्पेरेंजा रेजिडेंस में दिखाई देता है। कमांडर लोगन को बताता है कि प्रिंस को स्वॉर्ड ड्यूक एस्कॉर्ट कर रहा है, इसलिए वो जल्द ही पहुंच जाएगा। लोगन उसे धन्यवाद देता है। तभी कमांडर को एहसास होता है कि लोगन तो खुद स्वॉर्ड ड्यूक का स्टूडेंट है, फिर वो उससे गाइड बनने के लिए क्यों कह रहा है। कमांडर सोचता है कि इससे तो ऐसा लगेगा जैसे रॉयल नाइट्स लोगन के लिए काम कर रहे हों। इसी बीच एस्टेट के दरवाजे अंदर से खुलते हैं। नाइट्स बाहर निकलते हैं, महंगे आर्मोर पहने हुए। बालकनी से थर्ड प्रिंस बाहर आता है और लोगन, विक्टर, रैन और आइलीन को देखता है। वो कुछ कहना चाहता है लेकिन हिचक जाता है। लोगन ऊपर देखता है और प्रिंस नीचे लोगन की तरफ देखता है। प्रिंस अचानक स्पॉटलाइट में आ जाने की वजह से बोल नहीं पाता। लोगन एक घुटने पर बैठ जाता है। वो अपना नाम और टाइटल बताता है और कहता है हिज हाइनेस रॉजर वॉन ग्रैंडिया को प्रणाम करता है। बाकी लोग भी घुटनों पर बैठ जाते हैं और रॉजर को हिज हाइनेस कहकर संबोधित करते हैं। ये देखकर प्रिंस अब भी कुछ समझ नहीं पाता और औपचारिक तौर पर लोगन को लॉर्ड कहकर बुलाता है। लोगन फिर सिर उठाता है और कहता है कि उसने आखिरकार प्रिंस से किया हुआ वादा पूरा कर दिया है और देर से आने के लिए माफी मांगता है। प्रिंस लोगन के उस वादे को याद करता है, फिर हंस पड़ता है। वो कहता है कि उसे कभी नहीं लगा था कि लोगन इस तरह से अपना वादा निभाएगा। वो लोगन की आंखों में देखकर कहता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। ये सब देखकर कमांडर को यकीन नहीं होता कि प्रिंस लोगन को इतनी इज्जत दे रहा है। लोगन जमीन से उठता है और प्रिंस से कहता है कि अब उन्हें चलना चाहिए। वो खुद प्रिंस को पैलेस तक एस्कॉर्ट करेगा। ये सुनकर प्रिंस ऐसा लगता है जैसे सपना देख रहा हो। फिर सब एस्टेट के गेट की तरफ बढ़ते हैं। उधर कहीं जंगल में 2 लोग बात कर रहे होते हैं। प्रिंस कहता है कि ये रास्ता पैलेस की तरफ नहीं जाता। दूसरा आदमी जवाब देता है कि उसने कभी कहा ही नहीं था कि वो उसे कैसल ले जा रहा है। वो आदमी एक छुपा हुआ ब्लेड निकालता है और प्रिंस से कहता है कि उसका पीछा करे। ये देखकर प्रिंस डर जाता है। वो आदमी ल्यूकन लगता है,
जो अब प्रिंस की तरफ बढ़ रहा है। प्रिंस उससे पूछता है कि वो क्या करने वाला है। जैसे जैसे ल्यूकन पास आता है, प्रिंस चीखने लगता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ल्यूकन को अब उसकी कोई परवाह नहीं होती। जमीन पर खून गिरने लगता है। ल्यूकन कहता है कि हालात सच में हाथ से निकल गए। चाकू पहुंचते हुए वो कहता है कि उसे सेकंड प्रिंस के पतन की उम्मीद थी, लेकिन लोगन ब्लैंड ने जो किया वो सबसे ज्यादा अनपेक्षित था। फिर लायन अपना कपड़ा जमीन पर फेंकता है और कहता है कि उसका मिशन यही खत्म होता है। वो जंगल के रास्ते आगे बढ़ जाता है और कहता है कि उसे अपने रिवॉर्ड का इंतजार है। मुझे नहीं पता मैं सही हूं या नहीं, लेकिन मैं 99% श्योर हूं कि ये आदमी किसी न किसी तरह एम्पायर का स्पाई या रॉयल्टी है, क्योंकि ये किसी साधारण काउंट से कहीं ज्यादा चालाक है। इसके बाद पैलेस की तरफ कुछ कैरेजेस आती हुई दिखाई देती है। वहां एक तरह की मीटिंग रखी गई है। लगता है ये सब लोगन का ही किया धरा है। उसने सारे नोबल्स को राजधानी बुलाया है। कुछ लोग उसे इसके लिए कोस रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि उन्हें अपनी जुबान संभाल कर रखनी चाहिए। एक नोबल कहता है कि म्लेन्स ने देशद्रोह के आरोप में नोबल्स ही नहीं बल्कि रॉयल फैमिली तक को खत्म कर दिया है। एक और नोबल कहता है कि उसे पता है कि नेक्स्ट किंग उस पर भरोसा कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि वो लोग कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं। फिर कोई और बोलता है कि जो लोग न्यूट्रल रहे हैं उनके लिए तो ये हालात इतने बुरे भी नहीं हैं। आखिरकार वो सभी तो म्लैन की तरह ही न्यूट्रल थे। वो कहता है कि वो सभी इन दो गुटों के बीच फंसकर ही सबसे ज्यादा परेशान हुए हैं, तो जाहिर है उनके लिए भी इसमें कुछ न कुछ होना चाहिए। वही कुछ और लोग सोचते हैं कि उन्होंने थर्ड प्रिंस के लिए भी तो कुछ खास नहीं किया। इतने में एक आदमी जोर से कमरे में कदम रखता है। वो ऐलान करता है लॉर्ड लोगन म्लैन के आने का। फिर वो दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है और दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है। लोगन अंदर आता है। उसे देखते ही सारे नोबल्स चुप हो जाते हैं। लोगन सबका धन्यवाद करता है कि इतनी कम नोटिस पर भी सब आ गए। वो बताता है कि आज सबको बुलाने का मकसद एक नई गवर्नमेंट बनाना है। ये सुनते ही माहौल बदल जाता है। लोगों का उत्साह बढ़ जाता है और सबकी दिलचस्पी भी। काउंट फ्लॉयड बातचीत में शामिल होता है और लोगन से कहता है कि ट्रेटर्स को बाहर निकालना और एक नया देश बनाना, ये सब उसी की वजह से मुमकिन हुआ है। वो कहते हैं कि वो सब लोगन पर भरोसा करते हैं कि वो सही फैसला लेगा। काउंट फ्लॉयड कहता है कि कोई भी लोगन को सुपरसेड करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। बाकी नोबल्स भी हामी भरते हैं और कहते हैं कि उन्हें लोगन की रिकमेंडेशंस पर कोई शक नहीं है और वो सब वही करेंगे जो लोगन चाहेगा। सबकी बातें सुनकर लोगन सोचता है कि ये सब तो उसकी पूरी तरह चापलूसी कर रहे हैं और यही तो वो चाहता था। फिर लोगन सबको कहता है कि पहले वो अपनी बात रखे। एक आदमी घूम घूम कर एनवलोप्स बांटता है जिनमें कैंडिडेट्स के नाम होते हैं। लोगन नोबल से कहता है कि अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो खुलकर बोले। नाम देखते ही उनमें से एक पसीना पसीना हो जाता है। ये साफ दिखता है कि लोगन ने इस सिलेक्शन पर काफी सोच विचार किया है और वो अपनी चुनी हुई लिस्ट से काफी खुश भी है। फिर देश की स्थिति पर चर्चा होती है। सिविल वॉर तो खत्म हो चुकी है, लेकिन सब कुछ अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। बैटलफील्ड साफ करने में ही 1 हफ्ते से ज्यादा लग गया और स्वॉर्ड ड्यूक, जिसने सब कुछ ओवरसी किया था, उसे राजधानी ग्रैंड लौटने में 1 और हफ्ता लगा। उसके लौटने के थोड़े ही समय बाद कोरोनेशन हुआ। सारी कोशिशों का अंतिम नतीजा। आर्च बिशप क्रिम्सन मैथ्यूज सामने आता है और घोषणा करता है कि 1000 साल पुराने किंगडम ग्रैंडिया के 42वें राजा का कोरोनेशन सेरेमनी अब शुरू होता है। एक युवा लॉर्ड अपने पिता के साथ ये सब देख रहा होता है। लड़का बेचैन है और पिता उसे ध्यान से देखने को कहते हैं क्योंकि वो उनके हाउस का हेir है। वो अपने बेटे से कहता है कि खास तौर पर थ्रोन के दाहिनी ओर देखे। वहां 2 लोग हैं जिन पर उसे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सिविल वॉर के सबसे अहम लोग वहां पास पास खड़े हैं, लोगन और स्वॉर्ड ड्यूक। लड़का कहता है कि वो उन्हें जानता है, स्वॉर्ड ड्यूक और उसका स्टूडेंट, और बिना किसी ट्रेनिंग वाला इंसान भी उनकी जबरदस्त ताकत महसूस कर सकता है। लॉर्ड कहता है कि अब यही दोनों पावर के नए केंद्र हैं, इसलिए उनसे अच्छा इंप्रेशन बनाना बहुत जरूरी है। फिर वो अपने बेटे से दूसरी तरफ देखने को कहता है। वहां नए अपॉइंटेड मिनिस्टर्स खड़े हैं। उनमें सबसे आगे काउंट फ्लॉयड है, नया प्राइम मिनिस्टर, जो लोगन म्लैन का ससुर है। बाकी सारे मिनिस्टर्स भी उसी के पक्ष में हैं। लड़का अपने पिता से पूछता है कि क्या ये सच में ठीक है, क्योंकि नोबल्स ने जरूर इसका विरोध किया होगा।
पिता एक सीधा सवाल करता है, कौन हिम्मत करेगा? ये सब तो उस नाइट ऑफ ब्लड के आदेश है, जो अब लोगन का नया निकनेम या टाइटल बन चुका है। फिर फीलिक्स लोगन से पूछता है कि क्या उसने वो चर्चा सुनी। फीलिक्स बताता है कि लोग उसे नाइट ऑफ ब्लड कह रहे हैं। लोगन कहता है कि उसे हर बात सुनने की जरूरत नहीं है। फीलिक्स पूछता है कि क्यों नहीं? आखिर ये नाम लोगन ने खुद कमाया है, भले ही वो नाम उसने कभी चाहा ना हो। लोगन सिर झुका लेता है और फीलिक्स से कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे फीलिक्स के हाथ भी इतने खून से रंगने पड़ेंगे। फीलिक्स सहमत नहीं होता और कहता है कि ये सब बस बहाने हैं, लेकिन ठीक है, कम से कम लोगन को ये एहसास तो है कि उसने क्या किया है। फीलिक्स सिर घुमाकर कहता है कि लोग हमेशा बदलते हैं, जैसे वो खुद लोगन की रक्षा करने के लिए बदल गया। लोगन कहता है कि उसे सच में इसका अफसोस है, लेकिन फीलिक्स जवाब देता है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये उसका खुद का चुनाव था। फिर भी लोगन को इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो अब कैसा इंसान बन चुका है। अगर वो ये भूल गया तो एक मॉन्स्टर बनने का रास्ता खुल जाएगा। फीलिक्स आगे कहता है कि लोगन भी कहीं जॉर्डन जैसा न बन जाए, वही जॉर्डन जो उसकी बाहों में मरा था। लोगन फीलिक्स को भरोसा दिलाता है कि वो ये बात हमेशा याद रखेगा। फिर भी लोगन के मन में अपने मास्टर से पूछने के लिए एक और बात होती है। वो पूछता है कि क्या फीलिक्स और आर्च बिशप के बीच कुछ हुआ है। फीलिक्स उसे ऐसे घूरता है जैसे अभी हत्या कर देगा। फिर कहता है कि वो बस एक अनोइंग आदमी है, लेकिन लोगन को इस पर यकीन नहीं होता। फिर फीलिक्स बताता है कि आर्च बिशप चाहता है कि स्टेला को चर्च भेज दिया जाए। ये सुनकर लोगन चौंक जाता है। फिर उसे एहसास होता है कि ये शायद सेरेमनी में जो हुआ उसी की वजह से है। फीलिक्स कहता है कि लोगन को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चर्च में रहते हुए भी आर्च बिशप किसी ड्यूक को मजबूर नहीं कर सकता। वो आगे कहता है कि अभी सबसे जरूरी चीज कॉरोनेशन है। जैसे ही थर्ड प्रिंस अंदर आता है, वो बेहद मैजेस्टिक लग रहा होता है। आर्च बिशप प्रिंस को क्राउन पेश करता है। क्राउन को देखते ही रोजर की आंखें चमक उठती है। क्राउन इतना तेज चमकता है कि मानो वो ग्लो कर रहा हो। सारे नोबल्स उसे बस देखते रह जाते हैं। लोगन बताता है कि ये क्राउन फॉर रेजेंट है, एक 5th क्लास आर्टिफैक्ट जो सिर्फ ग्रैंडिया के वंशजों को ही दिया जाता है। जब आर्च बिशप क्राउन को रोजर के सिर पर रखने के लिए आगे बढ़ता है, रोजर घुटनों पर बैठ जाता है। पूरा हॉल रोशनी से भर जाता है। अब रोजर वॉन ग्रैंडिया किंगडम का नया राजा बन चुका है। ऐसा लगता है कि क्राउन की रोशनी मना में बदलकर प्रिंस के अंदर समा गई है। लोगन ने ये पहले किंग से मिलते वक्त भी देखा था, लेकिन तब वो इतना ट्रेन नहीं था कि समझ सके। क्राउन पर हाई रैंकिंग प्रोटेक्शन मैजिक लगा हुआ है। इतनी ताकत होने के बावजूद राजा का इतनी आसानी से मारा जाना अजीब लगता है। लोगन सोचता है कि शायद ये एम्पायर का कियाधरा नहीं था। थ्रोन पर बैठते हुए रोजर घोषणा करता है कि ग्रैंडिया के नए अध्याय की महिमा के लिए वो उन सेवकों को इनाम देगा जिन्होंने राजा की सेवा की है। फिर वो सर लोगन ब्लैन को आगे आने को कहता है। लोगन आगे बढ़ता है और रोजर के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। राजा कहता है कि उसके सामने खड़ा सर लोगन वही नायक है जिसने ट्रेटर जॉर्डन वैल्टमाइन को मारा। वो फीलिक्स एस्पेंसा के रास्ते पर चलते हुए किंगडम का एक मजबूत स्तंभ है। राजा ये भी कहता है कि लोगन की टैक्टिक्स उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ से कहीं ज्यादा शानदार है। ये सुनकर लोगन की सांस जैसे अटक जाती है। राजा आगे कहता है कि लोगन ने सालों पहले ही उस दुर्भाग्य को भांप लिया था जो किंगडम पर आने वाला था। उसने करप्ट नोबल्स को गिराया और राजा से क्राउन का वादा लिया। लेकिन लोगन खुद सोचता है कि फ्यूचर जानते हुए भी वो अनगिनत बार लगभग सब बिगाड़ चुका था। फिर भी राजा कहता है कि लोगन ने पूरी निष्ठा से देश की सेवा की है और अब वो सर लोगन म्लैन और हाउस म्लैन को उनका हक देगा। सबसे पहले लोगन को मार्किस कुलिया से छीनी गई टेरिटरीज का आधा हिस्सा मिलेगा और मार्किस काले की टेरिटरीज का भी आधा हिस्सा। इसके अलावा एक और इनाम है। किंग हाउस म्लैन के पुराने टाइटल्स और ऑनर्स बहाल करता है और उसे मार्क्विसेट के स्तर तक प्रमोट करने का आदेश देता है। साथ ही हाउस म्लैन की प्रमोशन से अलग लोगन म्लैन को व्यक्तिगत रूप से काउंट का टाइटल भी दिया जाता है। फिर राजा कहता है कि वो आज यहाँ लोगन की वजह से मौजूद है, इसलिए राज्य के सारे लोगों को लोगन के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वो खुद राजा के साथ करते हैं। ये सुनकर लोगन को यकीन ही नहीं होता। राजा उसके लिए इतना आगे जा रहा है। ये सोचकर लोगन की आंखों से आंसू निकल आते हैं।
हमारा लड़का यहाँ तक पहुंच गया। इस सबसे बड़े पल को देखने के लिए पैट्रिक कहाँ है? जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद नोबल्स को यकीन नहीं हो रहा कि लोगन को इतनी कृतज्ञता और इतने सारे इनाम मिल रहे हैं। कालिया और काले की आधी आधी जमीन, उसी के साथ प्रमोशन, और इसके अलावा लोगन को अलग से एक काउंटशिप भी। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिससे ज्यादातर नोबल्स डर गए, राजा ने सबको हुक्म दिया है कि लोगन के साथ राजा जैसा ही बर्ताव किया जाए। असल में ये शायद लोगन को मिला सबसे बड़ा इनाम है। राजा की सारी बातें सुनने के बाद लोगन अपने मास्टर की तरफ देखता है। फीलिक्स पसीने में डूबा हुआ है, सोच रहा है कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। लोगन सिर हिलाकर इशारा करता है कि उसे खुद भी नहीं लगा था कि उसे इतना सब मिलेगा। फिर राजा बोलता है और लोगन से कहता है कि अगर उसके पास और साधन होते तो वो उसके लिए और भी बहुत कुछ करना चाहता, लेकिन अफसोस यही सब वो कर सका। अब और क्या करता? रॉयल पैलेस ही दे देता क्या? इसके बाद राजा लोगन से पूछता है कि क्या वो और कुछ मांगना चाहता है। ये सुनकर नोबल्स के मुंह खुले रह जाते हैं। लोगन थोड़ी देर के लिए नजरें फेर लेता है और सोचता है। फिर वो कहता है कि उसकी एक छोटी सी इच्छा है। राजा तुरंत उसे कहता है कि खुलकर बोले। लोगन कहता है कि भले ही उसका हाउस अब एक मार्किज बन चुका है, लेकिन कालिया और काले दोनों की टेरिटरीज मिलना कुछ ज्यादा हो जाता है। उसे डर है कि ये फ्यूचर के डिसेंडेंट्स के लिए अच्छा प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। राजा इस बात से सहमत होता है, लेकिन फिर राजा कहता है कि लोगन गलत सोच रहा है। राज्य के सबसे बड़े योगदानकर्ता को सिर्फ एक ही टाइटल देना उससे भी बुरा प्रेसिडेंट होगा। लोगन हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है कि अगर यही राजा की इच्छा है तो वो उसका पालन करेगा। फिर वो कहता है कि वो लैंड्स चाहता है जो इस समय किंगडम के बीच वाले इलाके में है। ये सुनकर राजा हैरान हो जाता है कि लोगन को वो जमीन क्यों चाहिए। भी सोच में पड़ जाते हैं। वो बंजर मैदान, बंद पड़ी माइंस के साथ आखिर क्यों? राजा लोगन को बताता है कि वो इलाका कभी माइनिंग इंडस्ट्री का केंद्र हुआ करता था, लेकिन वो बात 200 साल पुरानी है। वो पूछता है कि क्या लोगन सच में वो जमीन चाहता है जो उसके अपने इलाके से काफी दूर भी है। लोगन कहता है हाँ। राजा मजाक में पूछता है कि क्या लोगन उसे बुरा दिखाना चाहता है। लोगन जवाब देता है कि उसे डर है कि राजा ने जो जरूरत से ज्यादा इनाम दिए हैं उससे राजा की छवि को नुकसान हो सकता है। असल में लोगन के पास इसकी अपनी वजह है, लेकिन फिर भी हम्बल दिखना बुरा नहीं है। राजा कहता है कि वो लोगन की भावना समझता है, लेकिन सिर्फ इतना करना उसे मंजूर नहीं। इसलिए वो मलैंड को कालिया की अपर लैंड्स भी देगा, वो इलाका जो टेरन रीजन को मलैंड से जोड़ता है। लोगन सोचता है कि एक्स्ट्रा इनकम के लिए ये बुरा नहीं है। वो सिर झुकाकर राजा का धन्यवाद करता है और सोचता है कि उसके लोग इससे खुश होंगे। इसके बाद बाकी रिवॉर्ड्स जल्दी जल्दी बांटे जाते हैं। ड्यूक फीलिक्स एस्पेरेंजा को आर्च ड्यूक का टाइटल दिया जाता है। उसे ड्यूक स्टैलोज और चरणों की जमीनें भी दी जाती हैं, जिन्हें नए आर्च ड्यूक के क्षेत्र में मिला दिया जाता है। फीलिक्स राजा का धन्यवाद करता है, लेकिन लोगन को लगता है कि उसका चेहरा ज्यादा खुश नहीं है। लोगन सोचता है कि उसे फीलिक्स को ये इनाम स्वीकार करवाने में बहुत मुश्किल हुई थी, क्योंकि वो बिल्कुल भी लालची नहीं है। ये एक स्ट्रैटेजिक मूव भी था। लोगन सोचता है कि अब जब सारे मार्क्वेसेस सत्ता से बाहर हो चुके हैं, अगर एम्पायर ने युद्ध छेड़ा तो वेस्टर्न बॉर्डर की रक्षा के लिए फीलिक्स के बिना किंगडम बिल्कुल असहाय हो जाएगी। लोगन कहता है कि उसे अफसोस है, लेकिन इस जिम्मेदारी के लिए वो सिर्फ फीलिक्स पर ही भरोसा कर सकता था। इतना ही नहीं, राजा कहता है कि फीलिक्स को एक और सम्मान भी मिलेगा, क्योंकि वो अभी अनुभवहीन है। इसलिए उसे रॉयल कोर्ट का रॉयल एडवाइजर नियुक्त किया जाएगा। ये सुनकर फीलिक्स पूरी तरह चौंक जाता है। वो लोगन की तरफ मुड़ता है। चेहरे पर साफ नाराजगी है और कहें तो गुस्सा भी। लोगन की तरफ देखते हुए फीलिक्स सोचता है कि क्या ये सब उसी का किया धरा है। एक बार फिर लोगन नजरें फेर लेता है, ये सोचते हुए कि उस पद के लिए और किस पर भरोसा किया जा सकता था। लगता है राजा फीलिक्स की नजरों को देख लेता है और उसका नाम पुकारता है। फीलिक्स मुट्ठी जोर से भींचता है और कहता है कि वो इस पद के लिए आभारी है। लोगन पसीना पसीना हो जाता है और सोचता है कि उसे जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहिए। इसके बाद इनाम बांटने का सिलसिला चलता रहता है, यहाँ तक कि उन नोबल्स तक भी पहुंच जाता है जिन्होंने कुछ खास किया ही नहीं था। लोगन सोचता है
कि इन नोबल्स को इसे अपने फ्यूचर सर्विसेज की एडवांस पेमेंट समझना चाहिए। वो खुद भी सोचता है कि वो अब काफी रूथलेस हो चुका है जब वो ये इनाम बंटते देख रहा है। कुछ नोबल्स तो ये तक कहते हैं कि वो बस किंगडम की सेवा करना चाहते हैं। फिर राजा सबको अपने अपने गिलास उठाने को कहता है। ये नए ग्रैंडिया की शुरुआत के लिए आशीर्वाद देने का तरीका है। इसके बाद पूरे 1 हफ्ते तक चलने वाला फीस्ट शुरू होता है, जहां सब मस्ती करते हैं। सड़कों पर हर कोई बस राजा की तारीफ कर रहा होता है। जब विक्टर और रैन सड़कों पर टहल रहे होते हैं, रैन कहता है कि सब लोग काफी खुश लग रहे हैं। वो लोगन के बारे में सोचता है कि युद्ध के बाद वो कितना थका हुआ लग रहा था, लेकिन पैट्रिक से बात करते वक्त वो मुस्कुरा रहा था, जिससे रैन को राहत मिली। विक्टर रैन से कहता है कि लोगन काफी मजबूत है, वो ठीक रहेगा। रैन जवाब देता है कि वो फिर भी उसका परिवार है, तो चिंता ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। रैन एक और बात उठाता है। वो विक्टर से कहता है कि वो अब भी उससे बहुत फॉर्मली बात करता है, जबकि उसने कहा था कि अकेले में कैजुअल रहा करे। विक्टर जवाब देता है कि रॉनी उसके मास्टर का भाई है, इसलिए ऐसा करना उसे स्वाभाविक लगता है। रैन उसे चिंता न करने को कहता है और खुद फेस्टिवल देखने चलने को कहता है, अकेले। रैन फिर एक काउंटर की तरफ देखता है। वो कहता है कि युद्ध की वजह से बहुत से ज्वेलरी आइटम्स बिक रहे हैं, जो लड़कियों को बहुत पसंद आएंगे। ये सुनकर विक्टर की दिलचस्पी जाग जाती है। रैन मजाक में कहता है कि अगर विक्टर नहीं आ रहा तो कम से कम ये बता दे कि रिया को क्या पसंद है, ताकि वो उसके लिए कोई गिफ्ट बना दे। ये बात विक्टर को चिढ़ा देती है। यही विक्टर अपना मन बदल लेता है और कहता है कि वो भी साथ चलेगा। मुझे तो लगता है रैन लोगन से जरूरत से ज्यादा चीजें सीख रहा है, जैसे दूसरों को मैनिपुलेट करना। विक्टर कुछ कुछ उसका रिग बन गया है। पता नहीं हमारा रिग कहाँ गया। खैर, रैन कुछ ढूंढ रहा होता है, तभी भीड़ में किसी को देख लेता है। वो देखता है लोगन और आइलीन हाथों में हाथ डाले हुए हैं। रैन भीड़ में से उन्हें आवाज देता है, जिससे विक्टर असहज हो जाता है। वो रैन के मुंह पर हाथ रख देता है ताकि वो चुप हो जाए। विक्टर रैन की तरफ देखता है और नापसंदगी में सिर हिलाता है। तभी रॉनी को कुछ समझ आता है। दोनों भाग जाते हैं, लेकिन लगता है कि उन्हें देख लिया गया था। लोगन आइलीन से पूछता है कि क्या उसने भी रैन की आवाज सुनी। आइलीन कहती है कि उसे यकीन नहीं है। फिर वो लोगन से कहती है कि काफी समय बाद ये उनकी पहली आउटिंग है, तो उसे काम भूलकर थोड़ा आराम करना चाहिए। लोगन मान जाता है। फेस्टिवल में घूमते हुए लोगन कहता है कि उसे याद ही नहीं कि आखिरी बार उसने ऐसे आराम कब किया था। आइलीन उस पर हंसने लगती है। तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है। वो अपनी तलवार के चारों ओर ऑरा देखती है और उसे कुछ याद आता है। वो पल जब लोगन ने उसे ये तलवार दी थी। उसने कहा था कि ये फ्लॉड नाइट के लिए नहीं, बल्कि उसकी फियांसी आइलीन के लिए है। आइलीन सोचती है कि उसी दिन लोगन ने उसे प्रपोज किया था, बस ऐसे ही। शुरुआत में ये एंगेजमेंट सिर्फ इसलिए था कि वो नाइट बन सके, लेकिन जब लोगन ने माय फियांसी कहा था, वो शब्द उसे बहुत खुश कर गए थे। वो अपने गाल थपथपाती है, खुद को संभालने की कोशिश करती है, सोचती है कि अभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लोगन ये सब नोटिस कर लेता है। आइलीन सोचती है कि उसने तो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर ही लिया है, तो अब उन्हें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, और उसके पिता भी यही चाहते हैं। इसी वजह से वो अचानक मिली बॉडीगार्ड मिशन से हैरान थी। लेकिन फेस्टिवल देखते हुए उसे लगता है, क्या ये सच में मिशन है, या शायद लोगन भी वैसा ही महसूस करता है जैसा वो करती है। दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। इतनी नरेशन के बाद मुझे उम्मीद है कि मुझे कम से कम शादी का इनविटेशन तो मिलेगा। जब वो लोग टहल रहे होते हैं तो लगे कि लोगन कुछ कहना चाहता है आइलीन से। वो उससे पूछता है कि क्या हर वक्त आर्मर पहनना अनकंफर्टेबल नहीं होता। वो जवाब देती है कि नहीं, उसे आदत है, और यही तो एक नाइट से उम्मीद की जाती है। तभी आइलीन सोचती है कि काश उसने कोई ड्रेस पहन ली होती। इस पर लोगन कहता है कि उसे तो यही सही लगता है। फिर वो कहता है कि उसने जो पहना है वो एक बेहतरीन आर्मर है। ये सुनकर आइलीन शर्मा जाती है। लोगन समझाता है कि ये आर्मर मिथिल से बना है, तो क्वालिटी तो लाजवाब होगी ही, और खास उसी के लिए बना है, इसलिए पहनने में आरामदायक है। फिर वो कहता है कि जैसा उसने सोचा था, आइलीन सच में एक परफेक्ट मॉडल नाइट है। इस पर आइलीन कहती है कि लोगन ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर न बोले, और ये भी सोचती है कि क्या डेट पर ऐसी बातें नॉर्मल होती है। फिर वो दोनों एक ब्लैकस्मिथ की दुकान में जाते हैं। तलवार देखते हुए आइलीन कहती है कि इसकी क्वालिटी काफी बढ़िया है, और साथ साथ वो इस डेट के बारे में भी सोच रही होती है।
भले ही ये डेट नॉर्मल ना हो, क्योंकि दोनों ही वैसे भी नॉर्मल नहीं है, लेकिन डेट पर किसी असैसिन को पकड़ लेना तो हद से ज्यादा अजीब है। आइलीन कहती है कि उसे बहुत मजा आ रहा है। शाम होते होते लगता है कि वो लोग वापस एस्टेट आ गए हैं। लोगन कहता है कि वो घर पहुंच गए और आइलीन को यकीन ही नहीं होता। फिर वो कहती है कि उसका मतलब गलत नहीं था। इसके बाद आइलीन लोगन को उसके टाइटल से बुलाती है, लॉर्ड। वो पूछती है कि कहीं उसने कुछ भूल तो नहीं गया। लोगन पूछता है क्या, और सोचता है कि शायद पैसे वैसे की बात होगी। तभी आइलीन बिल्कुल किसी भी औरत की तरह इशारों इशारों में बात साफ करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि शायद लोगन कुछ कहना भूल गया है, लेकिन ये बेवकूफ कुछ समझ ही नहीं पाता। मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट है, शानदार तलवारबाज है, मगर औरतों के मामले में पूरा जीरो लगता है। 1000 साल बाद जैसे तैसे बात उसकी समझ में आती है, या कम से कम मुझे ऐसा लगा, क्योंकि फिर लोगन आइलीन से कहता है कि वो अपनी बदतमीजी के लिए माफी चाहता है और त्योहार के दिन उससे गार्ड ड्यूटी करवाने के लिए सॉरी बोलता है। ये बिल्कुल भी वो नहीं था जो आइलीन सुनना चाहती थी। वो आगे कहता है कि बाद में वो उसे कुछ दिन की छुट्टी जरूर देगा और अभी उसे वापस जाकर आराम करना चाहिए। भाई ने तो पूरी बाजी ही पलट दी और वो यही नहीं रुकता। वो ये भी कह देता है कि शायद बेहतर होगा कि आइलीन त्योहार अपने दोस्तों और परिवार के साथ एंजॉय करे। ये सुनते ही आइलीन बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और पीछे से वो अनजान सा बेवकूफ पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। ये सुनकर वो रुकती है, पलटती है और चेहरे पर एक पागल सी मुस्कान के साथ वही सवाल दोहराती है। वो लोगन से कहती है कि वो क्लॉक आउट करने जा रही है। लोगन के चेहरे को देखकर लगता है कि अब जाकर उसे एहसास हुआ है कि उसने कुछ बहुत बड़ा गलत कर दिया है। फिर आइलीन एस्टेट की तरफ दौड़ जाती है और लोगन बस उसे पीछे से देखता रह जाता है। अब बताओ, तुम्हें क्या लगता है इन दोनों के बीच आगे क्या होने वाला है? कमेंट में जरूर बताना और लाइक भी कर देना। धन्यवाद। ये सब देखकर लोगन आखिरकार सोचने लगता है कि क्या उसने सच में कुछ गलत कर दिया है, जबकि विक्टर और रेनियन पीछे से ये सब देख रहे होते हैं। दोनों उसकी तरफ दौड़ते हैं और रेनियन समझ जाता है कि लोगन बुरी तरह फंस चुका है। सुबह होती है और लगता है कि एस्पेरोंजा एस्टेट में कोई गंभीर चर्चा चल रही है। लगता है लोगन ने फीलिक्स को सब बता दिया है और फीलिक्स भी उतना ही हैरान है जितने हम सब। वो लोगन से पूछता है कि क्या उसे सच में जरा सी भी समझ नहीं आई कि उसने क्या गलत किया। लोगन जवाब देता है कि उसने सारी रात इस बारे में सोचा, लेकिन उसे अब भी कुछ समझ नहीं आया। ये सुनकर फीलिक्स सिर झुका लेता है और कहता है कि अपनी जवानी में वो भी इतना भोथरा नहीं था। फिर वो लोगन से कहता है कि उसे याद रखना चाहिए कि आइलीन अब भी उसकी मंगेतर है और अब ये सब काफी हो चुका है। वो लोगन से कहता है कि अब तलवार उठाने का वक्त आ गया है। वो बताता है कि वो उसकी कमजोरी को पार करने में मदद करेगा। इस पर लोगन कहता है कि वो तैयार है। लोगन कहता है कि इस सिविल वॉर में उसने कई ताकतवर दुश्मनों का सामना किया है और भयानक लड़ाइयां लड़ी है। उसी दौरान उसने देखा है कि सिर्फ ऑरा इस्तेमाल करने के आगे भी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है, लेकिन सिर्फ देख लेना और सच में उसे पार कर जाना, ये दोनों अलग बातें हैं। इसके लिए उसे किसी और की मदद चाहिए। इस पर फीलिक्स कहता है कि अगर अब वो ऑरा को झेल पा रहा है तो इसका मतलब है कि वो वाकई आगे बढ़ चुका है। फिर वो लोगन से कहता है कि अब तक उसने अच्छा काम किया है। इसके बाद फीलिक्स अपनी तलवार और कसकर पकड़ता है, चेहरे पर एक पागल सी मुस्कान के साथ, और लोगन से कहता है कि अब वो उससे असली मेहनत करवाएगा। ये देखकर लोगन समझ जाता है कि वो बुरी तरह फंस चुका है। वो फीलिक्स को मास्टर कहकर रुकने को कहता है। जैसे जैसे फीलिक्स डरावने अंदाज में उसकी तरफ बढ़ता है, लोगन पूछता है कि क्या ये अब भी ट्रेनिंग ही है, लेकिन फीलिक्स एक शब्द भी नहीं बोलता। फिर जानलेवा एक्सप्रेशन के साथ फीलिक्स साइड से हमला करता है। फीलिक्स का नौकर अपनी बेटी से रास्ते से हटने को कहता है। कुछ देर बाद लोगन घुटनों पर गिर जाता है। चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वो फीलिक्स को जरा सी खरोंच तक नहीं दे पाया। पीछे ट्रेनिंग रूम पूरी तरह तबाह पड़ा है। लोगन फीलिक्स से ताजपोशी के दौरान उसे किसी भी तरह की परेशानी देने के लिए माफी मांगता है। इस पर फीलिक्स कहता है कि उसे जरा भी समझ नहीं आ रहा कि लोगन किस बारे में बात कर रहा है। लोगन जमीन से सिर उठाकर कहता है कि वो बस चाहता था कि राजा के पास कोई भरोसेमंद इंसान हो। ये सुनते ही फीलिक्स और भी गुस्से में आ जाता है। मुझे पूरा यकीन है कि उसके आसपास जो दिख रहा था वो सिर्फ ऑरा नहीं, असली आग थी। वो लोगन से कहता है कि उसने बिना पूछे ही उसे रिटायरमेंट से बाहर खींच लिया। लोगन नजरें फेर लेता है। फीलिक्स नीचे उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि लोगन की बात बहाने से तो बेहतर ही थी। फिर वो कहता है कि आज के लिए यही रुकते हैं। लोगन उसे धन्यवाद देता है
फिर फीलिक्स पूछता है कि वो मिलान कब लौटेगा। लोगन कहता है कि जैसे ही त्योहार खत्म होगा वो निकल जाएगा। फीलिक्स कहता है कि ये तो बहुत जल्दी है और पूछता है कि क्या वो अपने आदमियों को पीछे छोड़ देगा। लोगन जवाब देता है कि वो सबको अपने साथ ले जाएगा। इस पर फीलिक्स कहता है कि राजा ने लोगन पर भरोसा किया है और कुछ नाइट्स को उसकी सुरक्षा के लिए छोड़ देना अच्छा रहेगा। ये सुनकर लोगन कहता है कि उसे ऐसे घूरना बंद करे, वरना वो सच में ऐसा कर देगा। फिर लोगन कहता है कि उसे उम्मीद थी कि नाइट्स ऑफ एस्पेरांजा ये जिम्मेदारी संभालेंगे। फीलिक्स कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया है और उसे लालची न बनने की सलाह देता है, क्योंकि वो अब और कुछ सुझाव नहीं दे सकता। इसके बाद लोगन कहता है कि उसे फीलिक्स से बस एक ही चीज मांगनी है। फीलिक्स पूछता है क्या? लोगन उससे कहता है कि साम्राज्य एम्पायर के आक्रमण की तैयारी अभी से शुरू कर दी जाए। ये सुनकर फीलिक्स हैरान रह जाता है। वो कहता है कि लोगन को शक है कि पिछले राजा की मौत के पीछे एम्पायर का हाथ है, लेकिन इतनी जल्दी तैयारी? वो लोगन से पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि एम्पायर हमला करेगा। लोगन कहता है हाँ, उसे पूरा यकीन है। फीलिक्स कहता है कि एम्पायर इस वक्त खुद अंदरूनी संघर्ष से जूझ रहा है। इसे सुलझने में कम से कम 5 साल लगेंगे और इस दौरान एम्पायर ने किसी भी देश पर हमला नहीं किया है। लोगन जवाब देता है कि ये बात सही है, लेकिन उनके पास ढेरों रिकॉर्ड है जहां नया सम्राट बनने के बाद एम्पायर ने दूसरे देशों पर चढ़ाई की है। फीलिक्स चुप हो जाता है और सोचने लगता है। फिर वो लोगन से कहता है कि उसे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक पश्चिमी सीमा का आधा हिस्सा उसके हाथ में है वो तैयार रहेंगे। लोगन मन ही मन सोचता है कि पिछली जिंदगी में भी फीलिक्स तैयार था, फिर भी वो हार गया था। अब हालात पहले से कहीं बेहतर है, इसलिए लोगन सोचता है कि अब वहाँ ज्यादा दबाव डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन दोनों के मकसद एक जैसे ही है। मतलब साफ है, फीलिक्स की तलवार भी उसी दिशा में इशारा कर रही है जिधर लोगन की। फीलिक्स लोगन से कहता है कि उसे राजधानी ज्यादा आया जाया करना चाहिए। वो बताता है कि वो राजा का सलाहकार है, लेकिन इस उम्र में वो खुद को बहुत ज्यादा बिजी नहीं रखना चाहता। ये सुनकर लोगन कहता है कि उसे तो लगा था फीलिक्स चाहता है कि वो सत्ता से थोड़ा दूर ही रहे। फीलिक्स समझाता है कि उसका मतलब बस इतना था कि लोगन बदले नहीं। अगर वो ऐसा ही रहा तो वो राजा का एक बेहतरीन सेवक बनेगा। लोगन मन ही मन सोचता है कि क्या ये सच में सही है। खुद ये कहना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इस वक्त वो खुद राजा से भी ज्यादा ताकतवर है। वो सोचता है कि कितने राजा ऐसे होंगे जो अपने से ज्यादा ताकतवर किसी अधीनस्थ को बर्दाश्त कर पाए। राजा रोजर, जिसे एक महान राजा बनने की उम्मीद है, उसे जल्द ही लोगन की असली काबिलियत समझ आ जानी चाहिए। फीलिक्स फिर लोगन से कहता है कि वो अपनी ट्रेनिंग जारी रखे। लोगन हैरान होकर कहता है कि उसे तो लगा था ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। फीलिक्स जवाब देता है कि उसने ऐसा कहा तो था, लेकिन क्योंकि लोगन इतनी जल्दी जा रहा है, वो उससे जितना निकल सकता है निकाल लेना चाहता है और अपनी ऑरा फिर से भड़काने लगता है। लोगन का रिएक्शन पूरी तरह जायज था। सच कहूँ तो मेरी जगह होता तो हालत खराब हो जाती। फीलिक्स उससे कहता है कि घर लौटने के बाद भी ट्रेनिंग जारी रखे। अगर वो ऐसा करता रहा तो उसे पूरा यकीन है कि लोगन आगे और विकसित होता रहेगा। ये सुनकर लोगन मुस्कुरा देता है। अगली सुबह अपने पिता के साथ बातचीत में पैट्रिक लोगन से कुछ कहने आता है। वो उसे बताता है कि उसे न तो ट्रेनिंग करने की इजाजत है और न ही काम करने की। ये सुनकर लोगन को कुछ समझ ही नहीं आता। वो सच में डरा हुआ लग रहा था। लगता है उसके पिता का ये अचानक लगाया गया बंधन कुछ दिन पहले की बातों से जुड़ा है। अफवाहें फैलने लगी थी कि म्लेन्स राजधानी छोड़ रहे हैं। दरबारी आपस में बातें करने लगते हैं कि एक भी नाइट पीछे नहीं छोड़ा गया और सोचने लगते हैं कि इतनी ताकत इकट्ठा करके वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई और कहता है कि लोगन के ससुर प्रधानमंत्री है और उसका मास्टर स्वॉर्ड ड्यूक है। तभी उन्हें एहसास होता है कि लोगन म्लान और राजा के बीच रिश्ता शायद जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। फिर रात का सीन आता है। कैंप में लोगन एक चिट्ठी पढ़ रहा होता है जिसमें कोई लिखता है कि अगर लोगन उनके इलाके से गुजरते वक्त रुक जाए तो वो इसे अपना सबसे बड़ा सम्मान मानेगा। लोगन सोचता है कि ये आदमी पागल है क्या, कौन अपने इलाके में 1000 सैनिक बुलाना चाहेगा। वो चिट्ठी आग में फेंक देता है और कहता है कि इसे पढ़ना भी बेकार था। इसके बाद एक सिपाही दूसरे से कहता है कि जाकर सो जा, और दूसरा जवाब देता है कि उसकी गार्ड ड्यूटी है। ये सुनकर लोगन सोचता है कि शायद उसे कहीं रुककर सबको थोड़ा आराम करने देना चाहिए था। तभी कोई उससे कहता है कि वो थकात का लग रहा है। ये आइलीन होती है जो पूछती है कि क्या लोगन किसी बात को लेकर परेशान है। उसे देखकर लोगन सोचता है कि क्या हुआ। आइलीन कुछ देर तक उसकी तरफ सीधे देखती भी नहीं और सोचती है
कि क्या अब वो बेहतर महसूस कर रही है। लोगन सोचता है कि उसे नहीं पता मामला क्या है, लेकिन वो आइलीन को परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए वो कह देता है कि कुछ नहीं है और ये बात उसे परेशान करने लायक भी नहीं। और बस आइलीन फिर से नाराज हो जाती है। वो लोगन की तरफ पीट कर लेती है और कहती है कि उसे उसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। लोगन सोचता है कि क्या उसने फिर से कुछ गड़बड़ कर दी। तभी आइलीन कहती है कि अगर वो यूं ही चिंतित दिखता रहा तो उसके सैनिक भी टेंशन में आ जाएंगे। वो लोगन की आंखों में देखकर कहती है कि उसे नहीं पता वो भविष्य के लिए कितनी दूर तक प्लान कर रहा है, लेकिन उसे अपने आसपास मौजूद लोगों पर भी ध्यान देना चाहिए अभी इसी वक्त। ये कहकर आइलीन वहां से जाने लगती है। अचानक लोगन उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर आइलीन शर्मा जाती है। वो मुड़कर देखती है। लोगन एक घुटने पर बैठा होता है। वो उसे लॉर्ड कहकर पुकारती है और लोगन कुछ कहने लगता है। मुझे लगता है यही वो पल है जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। लोगन कहता है कि उसे लगता है कि वो इसे लेकर थोड़ा पछता रहा है। शायद उसे त्योहार को थोड़ा और एंजॉय करने की कोशिश करनी चाहिए थी, या राजधानी की जगह घूम लेनी चाहिए थी। ये सारी छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे पछतावे मिलकर अब कुछ और बन गए थे। लोगन कहता है इन सारे पछतावों को वो आइलीन के साथ बिताना चाहता है। सच कहो तो ये सुनकर रोना आ जाए। फिर लोगन खुद को संभालता है और सोचता है अभी उसने ये क्या बोल दिया। तभी वो देखता है कि आइलीन कितनी खुश है। उसकी दाई आंख से एक आंसू गिरता है। वो लोगन से कहती है कि उसे बस सीधा सीधा यही कहना चाहिए था और उसे डमी बुलाती है। वो आगे बढ़ती है और कहती है कि जब वो लोग वापस जाएंगे तो इस बार वो और चीजें करेंगे साथ में, जो भी हो बस साथ हो। ये कहकर आइलीन आंखें बंद करके लोगन की तरफ झुकती है। लोगन भी झुकता है। माहौल में टेंशन साफ महसूस हो रही है। उनके होंठ बस कुछ इंच दूर है, जैसे दो रूहों के बीच की दूरी मिटने वाली हो, या कम से कम मुझे तो ऐसा लगा था। लेकिन उनकी आर्मर बीच में आ जाती है। उनकी चेस्ट प्लेट्स टकरा जाती है। कसम से किसी दिन इन राइटर्स को पकड़ लूंगा। पूरा लाल पड़ चुका लोगन कहता है कि आइलीन का आर्मर वाकई कमाल का है। आइलीन फिर झुकती है और इस बार लोगन के गाल पर किस कर देती है। पीछे हटते हुए वो हल्के से उसका हाथ और उंगली छूती है। फिर उसे गुड नाइट कहती है और भागते हुए अपने टेंट की तरफ चली जाती है। लोगन को वही खड़ा छोड़कर वो बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है, जैसे सम्मोहित हो गया हो। उसके हाथ खुद ब खुद उस जगह को छूते हैं जहां आइलीन ने उसे किस किया था। ये सीन मैं तो शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। अगर ये दोनों जल्दी किस नहीं करते तो मैं पढ़ना ही छोड़ दूंगा। कट टू मिलान एस्टेट। हमारे भरोसेमंद कॉइन मास्टर ड्वेन जाम उठाए खड़े हैं, या यूं कहो वाइन का बड़ा प्याला, अपने हीरो के घर लौटने की खुशी में। कमरे में मौजूद सब लोग अपने अपने प्याले उठाते हैं। रिक, जिसे मैंने तो समझा था मर गया या गायब हो गया क्योंकि वो बहुत समय से दिखाई नहीं था, चिल्लाकर सबको रास्ता देने को कहता है, क्योंकि मिलान का गर्व लॉर्ड काउंट लोगन मिलान घर लौट आया है। लोगन उसे रोकता है। बस कर। ड्वेन कहता है कि दूसरी साइड भी कोई कम नहीं है। वो पैट्रिक की तरफ इशारा करके कहता है कि सब लोग नए मार्कीज को सलाम करें। पैट्रिक कहता है ये नशे में है। फिर पैट्रिक खड़ा होकर कहता है कि बस बहुत हुआ और यहाँ कोई और भी है जिसे सबको सम्मान देना चाहिए। वो कमरे के दूसरे छोर की तरफ देखता है जहाँ विक काउंटल हैंकल खड़ा है, सिर का आधा हिस्सा पट्टियों में बंधा हुआ, एक हाथ गायब, फिर भी मुस्कुराता हुआ। देखने में दिल तोड़ देने वाला मंजर है, लेकिन ये आदमी असली हीरो है। हैंकल हंसकर कहता है कि पैट्रिक उसकी ज्यादा तारीफ कर रहा है। उसे देखकर लोगन मुस्कुरा देता है। किले के गलियारों में चलते हुए लोगन हैंकल से कहता है कि उसने सुना था वो राजधानी में रहते हुए होश में आ गया था, और ये भी कि अब वो रिटायर हो चुका है। हैंकल कहता है कि वो इसके लिए शुक्रगुजार है। ये सब पैट्रिक की नई ताकत मार्किस बनने की वजह से संभव हुआ। लोगन कहता है कि पैट्रिक उसे जमीन भी देना चाहता था। हैंकल हंसकर कहता है कि उस वक्त ये उसके लिए बहुत ज्यादा था। उसे लगा था कि अगर उसकी मौत से मिलान की जीत की संभावना थोड़ी भी बढ़ती है तो वो मरने को तैयार था। किस्मत अच्छी थी, वो बच गया और मिलान जीत गया। अब और क्या चाहिए? लोगन कहता है कि ये सिर्फ किस्मत नहीं थी। अगर हैंकल ने जॉर्डन वेल्टमाइन को घायल न किया होता तो वो उसे हरा ही नहीं पाता। ये सुनकर हैंकल हंसता है, कहता है ये सुनना अच्छा लगा। फिर हैंकल पूछता है कि क्या लोगन को उसके पिता का सपना पता है। लोगन सिर हिलाता है, उसे नहीं पता। हैंकल बताता है कि उसका सपना था मिलान की खोई हुई पुरानी शान वापस लाना। पैट्रिक हमेशा यही कहा करता था और ये हैंकल का भी सपना था। लोगन उसकी तरफ देखता है जैसे पूछ रहा हो अब क्या। हैंकल रुककर कहता है
लोगन की वजह से उसका वो सपना पूरा हो चुका है और अब वो इससे भी बड़ा सपना देखना चाहता है। ये सुनकर लोगन दंग रह जाता है। हैंकल आगे कहता है कि अब एक हाथ न होने की वजह से वो फौज में नाइट की तरह लड़ाई नहीं कर सकता, लेकिन वो नए सिपाहियों को ट्रेन जरूर कर सकता है। इसलिए वो लोगन से गुजारिश करता है कि उसे अपना ट्रेनिंग ऑफिसर नियुक्त कर दे। हैंकल कहता है कि वो लोगन और पैट्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सपने देखना जारी रखना चाहता है। मैं जानता हूँ ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये सीन किसी भी बड़े आदमी को रुला देने के लिए काफी है। लोगन हैंकल से कहता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो जोड़ता है कि उनके जो भी सपने हों वो उन्हें उनकी उम्मीद से भी आगे तक पूरा होते हुए देखेगा। अगले दिन लोगन और पैट्रिक बात कर रहे होते हैं। लोगन पैट्रिक को बताता है कि हैंकल ने पिछली रात क्या कहा था। इस पर पैट्रिक उसे छोटा शरारती कहकर छेड़ता है और कहता है कि वो बेवजह इतना सीरियस रहता है। लोगन मान लेता है कि बात सही है और अब उसे भी ऐसा ही लग रहा है। वो कहता है कि वो तुरंत शहर जाएगा क्योंकि उसे काम भी संभालना है और ट्रेनिंग भी जारी रखनी है। लेकिन पैट्रिक ये सुनकर खुश नहीं लगता। वो कहता है कि वो बस एहतियात के तौर पर पूछ रहा है, लेकिन क्या लोगन को उससे या वहाँ के लोगों से कोई नाराजगी है? ये सुनकर लोगन को कुछ समझ नहीं आता। पैट्रिक कहता है कि युद्ध के बाद की चीजें दूसरे लोग भी संभाल सकते हैं। लोगन जवाब देता है कि ये बात सही है, लेकिन उसे खुद ये सब संभालने में ज्यादा संतोष मिलेगा क्योंकि उसके दिमाग में एक प्लान भी है। पैट्रिक पूछता है कि क्या वो प्लान इतना जरूरी है कि उसके लिए वो सबको परेशान करते हुए बिना रुके काम करता रहे। अब ये बहस कम और एक पिता की अपने बेटे को दी जा रही समझाइश ज्यादा लगती है। पैट्रिक आखिरी फैसला सुना देता है। आज से पूरे एक हफ्ते तक न कोई ट्रेनिंग होगी न कोई काम। वो साफ कह देता है कि अगर लोगन ने जरा भी कुछ करने की कोशिश की तो उसे आने वाले समय में हर पारिवारिक मामले से बाहर कर दिया जाएगा। लोगन पूछता है कि इसका क्या मतलब है और पैट्रिक उसे ऑफिस से बाहर निकालने लगता है। कहता है कि ये सब उसके भले के लिए है और उसे जाकर आराम करना चाहिए। तभी अचानक कोई उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। ये ड्वेन है जो पैट्रिक को पुकारता है और जब उसकी नजर लोगन पर भी पड़ती है तो वो कहता है ये तो बहुत सही टाइमिंग है, लेकिन पैट्रिक उसे रोक देता है और कहता है कि एक शब्द और नहीं। ड्वेन कहता है कि मामला बहुत जरूरी है। लोगन अपने पिता के सामने आकर ड्वेन से कहता है कि बोलो। लोगन इंतजार कर रहा होता है खबर का, जबकि पैट्रिक पूरी तरह तैयार लग रहा होता है उसे झाड़ लगाने के लिए। तभी ड्वेन कहता है कि उसे नहीं पता वहाँ क्या चल रहा है, लेकिन उन्हें उसकी बात जरूर सुननी चाहिए। वो बताता है कि उसके पास कालिया से संदेश है। ये सुनते ही पैट्रिक और लोगन दोनों अपनी नोकझोंक भूल जाते हैं। लोगन पूछता है, कालिया? वही विक्टन कालिया? ड्वेन कंफर्म करता है और बताता है कि कालिया के 201 सैनिक, जिनमें उनका नाइट कमांडर भी शामिल है, मिलन आ चुके हैं। उन्होंने लोगन के अधीन ट्रांसफर होने की रिक्वेस्ट की है। राजा रॉजर की ताजपोशी वाले दिन हारने वाले पक्ष की सजा तय की गई थी। ज्यादातर को या तो जुर्माना भरना पड़ा या अपनी फौज की सीमा घटानी पड़ी, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि दोनों मार्केस जिंदा बचेंगे और राजा ने तो सारी उम्मीदों से बढ़कर फैसला सुनाया। राजा रॉजर ने कहा कि उन दोनों मार्केस के लिए ड्यूक्स की आज्ञा का विरोध करना बेहद मुश्किल रहा होगा, इसलिए वो उन्हें मौत की सजा से माफ करता है, उन्हें काउंट बना देता है और उनकी आधी जमीन जब्त कर लेता है। ये सुनकर सारे नोबल्स सन्न रह जाते हैं। इतना ही नहीं, दोनों पूर्व मार्केस अगले 10 साल तक फिरौन नाइट ऑर्डर की सेवा करेंगे। लोगन फीलिक्स की तरफ देखता है और फीलिक्स कहता है कि उसे ये बात पहले से पता थी। फीलिक्स सिर झुका लेता है और कहता है कि उन दोनों को बस जॉर्डन और वान के लालच ने बहकाया था। वो लालची लोग नहीं है और इतनी ताकत रखने वाले लोग देश की संपत्ति होते हैं। उन्हें यूं ही खो देना अफसोस की बात होती। और लोगन सोचता है कि एम्पायर से लड़ने के लिए उन्हें वाकई हर एक इंसान की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये सोचकर भी हैरानी होती है कि कालिया का सबसे महान नाइट भी यहाँ आ गया है। ये बात तय है कि कालिया इससे बिल्कुल खुश नहीं होगा। फिर पैट्रिक ड्वेन से पूछता है कि कुल कितने लोग आए हैं। ड्वेन बताता है कुल 201। ये सुनकर पैट्रिक और लोगन दोनों सन्न रह जाते हैं। लोगन कहता है कि ये तो उनकी अपनी नाइट्स की संख्या से लगभग दोगुना है। पैट्रिक कहता है कि इतने सारे लोगों को, खासकर उनके स्पेशल नाइट्स के साथ, मैनेज करना और सबको एक सिस्टम में ढालना मुश्किल होगा। यही लोगन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि शायद ये उतना मुश्किल नहीं है जितना वो सोच रहे हैं। पैट्रिक पूछता है, क्या कोई हल है? फिर लोगन उसे अपना प्लान समझाने लगता है। अगला सीन एस्टेट के ट्रेनिंग ग्राउंड का। लगता है लोगन ने सबको वही बुला लिया है और अब खुद सामने खड़ा है।
वो कहता है कि उसे लगता है सब उसे जानते होंगे। भीड़ से जवाब आता है, हाँ। तभी एक आदमी नाक सिकोड़ता है। ये कालिया नाइट ऑर्डर का पूर्व कमांडर है, एडवांस नाइटियोर। वो खुश है कि आखिरकार सही मायनों में नाइट ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। लेकिन इससे पहले लगता है जोरिया ने कालिया से निकलने से पहले ये सब डिस्कस कर लिया था। कालिया अपने चैम्बर में जोरा से बात करते हुए साफ तौर पर नाखुश दिखता है। असल में कालिया ही था जिसने जोरिया को सुझाव दिया था कि वो अपने कमजोर मास्टर को छोड़कर म्लैन चला जाए। लेकिन जोरिया अब भी सिर्फ अपने मास्टर के बारे में सोचता है। वो कहता है कि अपने मास्टर की कृपा का कर्ज चुकाने और कालिया के नाइट कमांडर के टाइटल को बदनाम न करने के लिए वो म्लैन में एक अहम इंसान बनकर दिखाएगा। इधर लोगन सबको बताता है कि ये नए म्लैन नाइट्स की पहली ट्रेनिंग सेशन होगी। वो कहता है कि सबसे पहले एक कैजुअल म्लैन ग्रीटिंग से शुरुआत करेंगे। ये सुनकर नाइट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि अब क्या होने वाला है। अगले ही पल कालिया नाइट्स को लोगन म्लैन स्टाइल ट्रेनिंग से गुजारा जाता है। किसी को घोड़े की तरह पीठ पर उठाकर दौड़ना पड़ता है, फिर पहाड़ की ढलान चढ़नी होती है और ऊपर एक म्लैन नाइट इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही कोई ऊपर पहुंचता है वो म्लैन नाइट उसके चेहरे पर थूक देता है। इस हालत में योर जमीन पर गिरा पड़ा होता है। वो सोचता है क्या ये लोग उसके साथ मजाक कर रहे हैं। फिर उसे एहसास होता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सबको एक जैसी ट्रेनिंग दी जा रही है। वो खुद से पूछता है क्या ये हर दिन यही हरकत करते हैं ये हरामखोर। और तभी उसे समझ आता है कि क्यों कहा जाता है कि म्लैन के मीडियम नाइट्स भी दूसरी जगहों के हाई रैंक नाइट्स के लिए खतरा बन सकते हैं। लोगन कहता है कि अब जब ग्रीटिंग खत्म हो चुकी है तो कालिया नाइट्स को आयरन ब्लड स्वॉर्ड सिखाई जाएगी। ये म्लैन ऑर्डर की एक मीडियम लेवल तलवार तकनीक है। वो बताता है कि हर 2 कालिया नाइट्स के साथ एक म्लैन नाइट इंस्ट्रक्टर होगा और उन्हें उसे अपना पर्सनल मास्टर मानकर सीखना होगा। जोरिया कहता है कि उसके जैसा एडवांस नाइट तो जरूर किसी नोबल से ही ट्रेनिंग लेगा और ये उसके लिए सीखने का शानदार मौका है। जोरिया पीछे मुड़कर अपने मास्टर को देखता है और कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा। उसका टीचर निकलता है हेंडरसन, एक हाई रैंकिंग नाइट जो कहता है कि वो योरियर से मिलकर खुश है। ये सुनकर लगता है कि जोरिया पहले ही चौंक चुका था। दरअसल लोगन ने खास तौर पर हेंडरसन को अपने पास बुलाया था। वो उससे कहता है कि उसे उससे पहले बात कर लेनी चाहिए थी। हेंडरसन पूछता है क्या मतलब। लोगन कहता है कि उसने सुना था हेंडरसन पिछली जंग में हाई रैंक नाइट बना। हेंडरसन मान लेता है, कहता है कि वो काफी लकी रहा। इस पर लोगन कहता है कि उसे अफसोस है, ये खबर उसे अचानक लगी थी। वो जोड़ता है कि उसे लगा था कि वो 3 लोग पहले उस लेवल तक पहुंचेंगे। ज्यादा मुमकिन है कि लोगन का इशारा आइलेन, विक्टर और रेनियन की तरफ था। इस पर हेंडरसन कहता है कि कोई बात नहीं, वो भी पहले यही सोचता था। वो आगे बताता है कि उन तीनों ने सिर्फ कुछ ही सालों में उसकी 15 साल की ट्रेनिंग की बराबरी कर ली है और उसे पूरा भरोसा है कि वो बहुत जल्द हाई रैंकिंग नाइट्स बन जाएंगे। लोगन कहता है कि फिर भी हेंडरसन ही सबसे पहले उस मुकाम तक पहुंचा है तो उसे खुद पर गर्व होना चाहिए। इतना ही नहीं, लोगन कहता है कि हेंडरसन को बहुत इज्जत मिलती है और सबने वोट करके उसे अगला नाइट कमांडर चुना है। लेकिन हेंडरसन कहता है कि उसे यकीन नहीं है कि वो इसके काबिल है। तभी लोगन एक चैलेंज फेंकता है। वो पूछता है अगर लोगन और सैरोरी में से किसी एक को चुनना हो तो हेंडरसन किसे अगला नाइट कमांडर मानेगा। ये सवाल हेंडरसन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था। अगला सीन, जोरिया ट्रेनिंग कर रहा है। तकनीक सीखने के बाद उसकी सांस लगभग उखड़ चुकी है। हेंडरसन जोरिया की तारीफ करता है, कहता है कि सिर्फ 10 दिन में इतना आगे आ जाना वाकई कमाल की बात है। जोरिया पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखता है, अपनी तलवार और कसकर पकड़ता है और सर हेंडरसन का शुक्रिया अदा करता है। कहता है कि ये सब उनकी ट्रेनिंग की वजह से है। लेकिन हेंडरसन कहता है कि सारा क्रेडिट जोरिया की मेहनत को जाता है। जोरिया पूछता है कि वो उसके साथ इतना अच्छा क्यों पेश आ रहे हैं। हेंडरसन जवाब देता है वो बस ऑर्डर फॉलो कर रहा है। जोरिया कहता है कि कुछ समय पहले तक वो हेंडरसन का दुश्मन था। हेंडरसन बताता है कि ऑर्डर में सिर्फ 30 नाइट्स ही असली म्लैन से हैं, बाकी सब जोरिया की तरह बाद में जुड़े हैं। ये सुनकर जोरिया की नजर झुक जाती है। वो कहता है कि उसे शर्म आ रही है। उसे लगा था कि यहाँ आते ही उसे कोई बड़ा पद मिल जाएगा। हेंडरसन कहता है कि ये मुमकिन है क्योंकि वो एक एडवांस नाइट है और उनके लॉर्ड को टैलेंटेड लोगों की कद्र है। जोरिया कहता है कि वो जानना चाहता है कि हेंडरसन खुद इसके बारे में क्या सोचता है। ये सवाल हेंडरसन को थोड़ा चौंका देता है। जोरिया पूछता है कि क्या वो इसके खिलाफ नहीं है। हेंडरसन कहता है एक नाइट का काम है आदेश मानना, उसकी निजी राय मायने नहीं रखती। उसे फर्क नहीं पड़ता रास्ता कौन सा चुना जाए, बस नाइट्स मजबूत होने चाहिए।
वो वही खड़ा रहता है, पूरी तरह शांत, मुस्कुराता हुआ, बिल्कुल किसी संत जैसा। सच में मुझे लगता है वो पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड का सबसे अच्छा इंसान है। मुझे ये बंदा बहुत पसंद है, हमेशा कूल रहता है। जोरिया कुछ कहना चाहता है, लेकिन आखिरी पल में रुक जाता है। फिर वो झुककर कहता है कि अपने लॉर्ड के आदेश से वो सर हेंडरसन को अपना सीनियर नाइट मानकर उसकी सेवा करेगा। ये देखकर हेंडरसन खुद नहीं समझ पाता कि क्या कहे। वो जोरिया से पूछता है कि वो क्या कर रहा है, और साथ ही ट्रेनिंग ग्राउंड में मौजूद बाकी नाइट्स की तरफ भी देखता है। बालकनी से ये सब देखते हुए लोगन कहता है कि लगता है कालिया के नाइट्स यहाँ अच्छे से घुल मिल जाएंगे। लोगन अपने पिता से कहता है कि उन्हें उनका नया नाइट कमांडर भी मिल गया है। पैट्रिक कहता है कि हेंडरसन वाकई एक बेहतरीन नाइट है, लेकिन फिर भी वो मानता है कि अगला कमांडर रेनियन होना चाहिए था। वो लोगन से कहता है कि अगर वो घर की जिम्मेदारी संभालेगा तो आर्मी संभालना उसके भाई के लिए ज्यादा सही रहेगा। ये सुनकर लोगन सोचता है कि उसने कभी खुद घर संभालने के बारे में सोचा ही नहीं था, और तभी वो पैट्रिक से कहता है कि वो चाहता है कि रेनियन पैट्रिक का टाइटल संभाले। ये सुनकर पैट्रिक हैरान रह जाता है, लगभग नाराज। वो पूछता है कि लोगन आखिर कह क्या रहा है। लोगन कहता है कि रेनियन पूरी तरह इसके लिए काबिल है, लेकिन पैट्रिक मानने को तैयार नहीं होता। कहता है कि अब तक परिवार के लिए लोगन ने ही सब कुछ किया है। लोगन जवाब देता है कि वो अब कुछ और भी बड़ा हासिल करना चाहता है। ये सुनकर पैट्रिक पूछता है क्या? लोगन कहता है कि वो अभी बता नहीं सकता, लेकिन वक्त आने पर सब समझ में आ जाएगा, जैसे पहले हुआ था वैसे ही। पैट्रिक पूछता है कि वो अब क्या प्लान कर रहा है। इसी दौरान कोई उनकी बात चुपचाप सुन रहा होता है। पैट्रिक कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा, और दीवार के पीछे खड़ा वो शख्स मुट्ठी भींच लेता है। लोगन बस इतना कहता है, जल्द ही समझ आ जाएगा। वो शख्स कोई और नहीं, रेनियन है। और अब वो सोचने लगता है कि कहीं वो अपने भाई के भविष्य के रास्ते में तो नहीं आ रहा। सच में ये कुछ चैप्टर्स कमाल के रहे। इतनी लड़ाइयों के बाद एक बढ़िया ब्रेक, ढेर सारा कैरेक्टर डेवलपमेंट और स्टोरी ग्रोथ। काश आगे भी मंगा ऐसे ही चलता रहे। नीचे कमेंट में बताना तुम्हें क्या लगा। देखने के लिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं।